Welcome to Chetan Bharat Learning. So after covering all the leaders, now we will move to our next topic. Ki how the demands of the Congress changed during this period and what new methods were employed by the extremist leaders to get their demands addressed. तो demands and methods दोनों topics को हम one by one study करते हैं. पहले let us see what were the changed objectives and demands. Basic objectives of Congress, basic objectives of moderates आप already study कर चुके हैं. As far as demands and objectives of extremists are concerned, एक पॉइंट में एक फंडामेंटल डिफरेंस था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का. मॉडरेट्स का हमने देखा था कि वो नेशनल यूनिटी क्रिएट करना चाहते थे, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन हमने देखा था कि दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ ओनली टू द एजुकेटेड क्लासेस, अपर एजुकेटेड क्लासेस. यहाँ ऐसा नहीं था. ये चाहते थे सो दैट वी कैन इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल इन दी प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. सो ग्रेटर मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, द masses of people in the idea of building the nation, greater involvement of masses of Indian people in the nationalist struggle. दूसरा मेन चेंज क्या आया? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग स्वराज. अब ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि हमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन दे दो, काउंसिल्स में एंट्री दे दो, हमें से के आईसीएस को थोड़ा सा इंडियनाइज कर दो. अब ऑब्जेक्टिव ही बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया कि अब हमें स्वराज चाहिए. स्वराज के ऊपर अभी मैं थोड़ी सी और डिस्कशन करूंगा. दूसरा पॉइंट, develop self-reliance among the Indians by developing स्वदेशी industry, schools, education and such like things. हमने मॉडरेट्स के केस में देखा था कि उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था ब्रिटिश की गुडविल में, कि दे हैड सो मच फेथ इन दी गुडविल ऑफ द ब्रिटिश कि जो भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, इंडिया का इससे फ़ायदा ही हो रहा है. एंड हम अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को इन्फीरियर मानना हमने स्टार्ट कर दिया था. लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप self reliance या say कि you should have the confidence in your own culture, in your own civilization and also in the ability of the people to lead the nationalist movement. So they wanted to develop आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर भारत करना चाहते थे. ये किस तरह से? बाय हैविंग स्वदेशी इंडस्ट्री, स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी एजुकेशनल, नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने, कुछ स्कूल्स वगैरह इंडियन स्कूल्स इस्टेब्लिश किए इन्होंने, स्वदेशी इंडस्ट्रीज, लोकल टैनरीज डेवलप की, लोकल लेदर इंडस्ट्रीज डेवलप की. उससे क्या होगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, जो मॉडरेट्स ने इतना हाईलाइट किया था. अगर ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक्सट्रीमिस्ट ने ब्रिटिश के सामने डिमांड क्या रखी, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देयर डिमांड वाज स्वराज. अब ये स्वराज है क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी बनती है. बिकॉज पर से इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर. एवरी लीडर हैड हिज ओन कंसेप्शन ऑफ स्वराज. इन द मोस्ट कॉमन पैरलेंस, स्वराज को अगर हम से ट्रांसलेट ही करें, स्वराज, अपना राज, सेल्फ रूल. सो मोस्ट ऑफ द लीडर्स दे अंडरस्टूड स्वराज लाइक दिस, सेल्फ रूल. लेकिन इसमें इट डिड नॉट मीन क्लिनिकल सेपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. उस टाइम पे या आज भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया इज अ डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा इज अ डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. उस टाइम पे ये आइडिया पॉपुलराइज हो रहा था. 1900s में साउथ अफ्रीका ऑल्सो बिकेम अ डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. अब ये डोमिनियन स्टेटस का आइडिया क्योंकि पॉपुलर हो रहा था, व्हाट वाज इंक्लूडेड इन दिस डोमिनियन स्टेटस, कि एज फार एज द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न्ड, वो कंट्री टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली ऑटोनॉमस है. लेकिन एज फार एज सॉवरेनिटी इज कंसर्न्ड कि हु इज द राजा ऑफ दैट कंट्री, वो अभी भी राजा ऑफ यूनाइटेड किंगडम है. तो ये आइडिया क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलर हो रहा था, तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स अंडरस्टूड स्वराज एज डोमिनियन स्टेटस, कि इंटरनली हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कंप्लीटली ऑटोनॉमस हो जाएंगे, लेकिन सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की रहेगी. लेकिन यहाँ भी कुछ लीडर्स के डाइवर्जेंट ओपिनियंस भी थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष जैसे जो क्रांतिकारी एक्सट्रीमिस्ट थे. दे अंडरस्टूड स्वराज एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल. So these were the changed objectives and demands of the extremist leader. I hope आपको समझ आ गई हैं. अब इन चीज़ों के
क्लैरिटी होना, एक फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कोई एग्जाम में कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट आ जाती है तो यू आर एबल टू लाइक करेक्टली गेस की वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. नाउ द चेंज मेथड्स में क्या चेंज आया? Now, these were the methods that were adopted by the extremist leaders to get their demands addressed. Swadeshi and boycott. स्वदेशी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स वी वुड रादर यूज इंडियन प्रोडक्ट्स में भी सबसे लाइक जो एम्फेसिस था, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था वो था क्लॉथ के ऊपर, टेक्सटाइल्स के ऊपर. हमें पता है कि लाइक वो जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हुई थी ब्रिटेन में, एंड वो सारे टेक्सटाइल गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करते थे एंड इंडियंस वर कंज्यूमिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स. तो उन्होंने एम्फेसिस रखा कंस्ट्रक्टिव क्लोथ्स, स्वदेशी क्लोथ्स का हम इस्तेमाल करेंगे. स्वदेशी का ही एक लाइक स्वदेशी एंड बायकॉट दे वेंट हैंड इन हैंड. किस तरह से? अगर हम इंडियन क्लोथ्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करना पड़ेगा. लाइक वी शुड नॉट यूज द फॉरेन क्लोथ्स एंड इंस्टेड यूज स्वदेशी क्लोथ्स. इंडस्ट्रीज विल हैव आवर ओन इंडस्ट्रीज, लेकिन दिस वुड इन्वॉल्व दैट वी बॉयकॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. इसी तरह से एजुकेशन विल हैव आवर ओन स्कूल्स, विल हैव आवर ओन कॉलेजेस वेयर लाइक विल इम्पार्ट द एजुकेशन दैट विल एम्पावर इंडियन जनता. This would involve कि we would need to boycott the educational institutions set up by the British, क्योंकि वो educational institution, वो schools क्या कर रहे थे? Indian mind को colonize कर रहे थे. वो वही चीज़ें पढ़ाते थे कि भाई तुम्हारा culture घट गया है, तुम्हारे civilization इतनी backward है, तुम कुछ like कर नहीं सकते, हम great civilizing mission पे आए हैं. वो सारी चीज़ें पढ़ के Indians का mind भी colonize हो रहा था. इसी चीज़ को like tackle करने के लिए वो कहते हैं कि हम foreign educational, like British established educational इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करेंगे एंड स्वदेशी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे. सो दीज टू थिंग्स दे वेंट हैंड इन हैंड, स्वदेशी एंड बायकॉट. देन पैसिव रेजिस्टेंस. ये मैंने देखा है कि लाइक बच्चों को इस टॉपिक में क्लैरिटी नहीं होती, इस टर्म से ही लाइक क्लैरिटी नहीं होती कि गांधी ने पैसिव एजुकेशन रेजिस्टेंस की है, एक्सट्रीमिस्ट ने की है, किसने की है, एक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस क्या है. तो लाइक थोड़ा सा लाइक हम समझ लेते हैं. रेजिस्टेंस है कि एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी को हमने रेजिस्ट करना है. दो तरह से हम कर सकते हैं, एक्टिवली कर सकते हैं, पैसिवली कर सकते हैं. एक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? जब आप वायलेंटली अपोज कर रहे हो, आप उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहे हो, रेवोल्यूशनरी से के एक्टिविटीज को आप मान सकते हो, वो एक्टिव रेजिस्टेंस है. आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है, वो एक्टिव रेजिस्टेंस है. पैसिव रेजिस्टेंस क्या है कि आप नॉन वायलेंट तरीके से उस अथॉरिटी को रेजिस्ट कर रहे हो. तो क्या आप कह सकते हो कि गांधीयन मेथड्स ऑफ अपोजिंग ब्रिटिश रूल दे आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? बिल्कुल, क्योंकि वो नॉन वायलेंट तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं. और क्या तरीके आ सकते हैं? व्हाट एल्स इज इंक्लूडेड इन द पैसिव रेजिस्टेंस? कि आप धरने पे बैठे हुए हो. नाउ धरना क्या है? आप अथॉरिटी की किसी बात से नाखुश हो, आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, आप धरने पे बैठ गए, सिट इन पे बैठ गए, या आपने हड़ताल कर दी. नाउ ऑल दीज थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन दी passive resistance. So these were the methods. Passive resistance was one of the like active method, one of the active word confusing हो गया, one of the important methods that was employed by the extremists to challenge the British control. तो वो public meetings करते थे, processions करते थे, से जुलूस वगैरह निकाल देते थे. तो all these things they are included in passive resistance. फिर जैसे मैंने तिलक के केस में आपको बताया, क्रिएटिव यूज ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेलास, कि तिलक ने शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स का इस्तेमाल किया लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स का, लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. जैसे वो शिवाजी की एग्जांपल देते हैं कि किस तरह उन्होंने अफजल खान को मारा था, तो इंडियन लोगों को भी चाहिए कि वो ऑपरेसर्स को रेजिस्ट करें. तो इनोवेटिव यूज ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेलास, एंड इसमें आप तिलक के वो दो फेस्टिवल्स याद रखेंगे.
कल्चरल रिवाइवल, कल्चरल नेशनलिज्म। हम पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि काफ़ी सारे से के पोइट्स थे या सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कल्चरल रिवाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कल्चरल नेशनलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमने बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में देखा था कि उनका नॉवल था आनंद मठ, जिससे हमें वंदे मातरम का थीम मिला, भारत माता की आइकोनोग्राफी मिली, पोएम्स वगैरह लिखी गई। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी सारी एक्टिव पोएम्स लिखते हैं जो इंस्पायर करती हैं इंडिया के लोगों को। यहाँ भी आप एक फैक्ट याद रखेंगे, इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं अमर सोनार बंगला, एक पोएम लिखते हैं। दिस पोएम वाज लेटर अडॉप्टेड, लाइक इवन प्रेजेंटली इट इज द नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश। इस पोएम ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, ये एक्सट्रीमिज्म वाले फेज में भी इंडियंस को यूनाइट करने का काम किया था। पेंटिंग्स, जैसे मैंने बताया भारत माता आइकोनोग्राफी, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे अवनिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्ट के ऊपर उससे ब्रेक अवे, लाइक एक अलग ट्रेडिशन स्टार्ट किया। ही सॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन कल्चर, अजंता अलोरा की पेंटिंग से इंस्पिरेशन लेके नई फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स डेवलप की। तो एवरीथिंग आप देख रहे हो, लाइक एवरीथिंग इज लाइक स्वदेशी। So these were the methods that were adopted by the extremists to popularize their idea. तो हमने अब स्टडी कर ली है the important leaders of the extremists and how their methods and demands changed. Now we would understand the like historical context कि extremism किस तरह से क्यों इतना पॉपुलर हुआ इसी टाइम के अराउंड। सो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल प्रोविंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉलर बंगाल प्रोविंस जो आज की डेट का वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाला पोर्शन है, और एक ईस्टर्न बंगाल एंड असम जो आज की डेट में प्रेजेंट बांग्लादेश और असम वाला रीजन है, उसे कंबाइन करके एक प्रोविंस बना दिया। अब ये प्रोविंस को क्यों डिवाइड करना है, ये ऐसी स्कीम्स तो बहुत पहले से बन रही थी। 1870s में भी ऐसी कोई बात हुई थी लेकिन उसका कुछ बना नहीं। लेकिन 1890s से ब्रिटिश वर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस प्रोपोजिशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या इनका एक्सप्लेनेशन था लॉर्ड कर्जन के हिसाब से, लाइक रीजन क्या था, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो वो कहते हैं कि बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पटना, कहाँ गुवाहाटी, कितना ज़्यादा डाइवर्स रीजन है, कितनी ज़्यादा जोग्राफिकल फीचर्स आ जाते हैं, कितने डिफरेंट लाइक लोग आ जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, रिलीजन्स वाले लोग आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसे लाइक दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए। अब अदरवाइज ये कोई इस एक्सप्लेनेशन में कुछ खराबी भी नहीं थी बात, लाइक टू दिस एक्सटेंट द एक्सप्लेनेशन वाज राइट। देन वो कहते हैं कि एक और हमारे पास इकोनॉमिक रीजन सा भी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के साथ ही इंटरसेक्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम एक ईस्टर्न बंगाल एंड असम वाला प्रोविंस बना देंगे तो असम बंगाल रेलवे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाएगी। अभी क्या है कि पहले असम एडमिनिस्ट्रेशन उस रेलवे को मैनेज करती है एंड बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन उस रेलवे को आधे रेलवे को मैनेज करती है। इससे यूनिफिकेशन ऑफ द असम बंगाल रेलवे भी हो जाएगी। सो नथिंग रॉन्ग विद द रीजन पर से। ये आज भी जैसे आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर हम छोटी स्टेट्स बना देते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बना है, झारखंड बना है, बिहार स्टेट को डिवाइड करके, तेलंगाना बना है रिसेंटली आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके। तो एज सच द रीजन दैट वाज फॉरवर्डेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब इस चीज को लाइक मैनेज कैसे करना है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कैसे करना है, डेविल इज इन द डिटेल्स। अब यहाँ पर अगर तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर देते तो हमें बात समझ आती थी कि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए आपने एक अलग प्रोविंस बना दिया, बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए आपने एक अलग प्रोविंस बना दिया। लेकिन नहीं, आप वो नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, हिंदू डोमिनेटेड रीजन्स के लिए एक अलग प्रोविंस बना रहे हो, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स के लिए एक अलग प्रोविंस बना रहे हो। तो लाइक आपकी इंटेंशंस आपके एक्शन से पता चल रही है कि आप हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करने की टेंडेंसी रख रहे हो, उससे आप पॉलिटिकल बेनिफिट ड्राइव करना चाहते हो। एंड ये डिवीजन की जरूरत क्या पड़ी है, उसका रीजन है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन बंगाल। बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। हमने देखा बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, उनके आइडियाज काफी पॉपुलर थे।
ब्रिटिश का लाइक इंटेंशन थी कि अगर हम बंगाली पॉलिटिक्स में ही एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के मन में, मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट के मन में, कैसे भी तो like we will be successful in furthering our imperialist mission in India. So they wanted to weaken the Bengali nationalism. And अच्छी बात ये है कि इंडियन नेशनलिस्ट को ये बात समझ आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली आप इंडियन नेशनलिज्म को डिवाइड करना चाहते हो, वीकन करना चाहते हो। तो इस पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले स्टेप ने क्या किया, पूरे सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट को यूनाइट कर दिया एंड एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट को जन्म दिया जो इवेंचुअली स्वदेशी मूवमेंट में, लार्जेस्ट स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट होती है। तो उसी के बारे में देखते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 16th August 1905. Now this day, the day the partition was supposed to come into effect, it was declared as the day of mourning. Nationalists कहते हैं कि हम लाइक शोक मनाएंगे इस दिन, हम फास्टिंग करेंगे, पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे, घर में चूल्हा नहीं बलेगा, पीपल वुड टाई राखीज टू ईच अदर। अब ये एक सिंबॉलिक सा स्टेप था टू शो टू द ब्रिटिश दैट ऑल ऑफ अस आर यूनाइटेड। हिंदूज मुस्लिम्स को राखी बांध रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदूज को राखी बांध रहे हैं, जस्ट टू शो द सॉलिडेरिटी टू द ब्रिटिश। दे वुड टेक आउट प्रोसेशंस, हड़ताल, धरने, सच लाइक थिंग्स वर हैपनिंग। एंड देन यही वो टाइम फ्रेम था जब वंदे मातरम बिकेम द बैटल क्राई ऑफ ऑल द इंडियंस। अब कलकत्ता में कहीं घूम रहे हो, बंगाल में कहीं घूम रहे हो, लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय। अब ये सारी जो चीजें हैं इंडियन पॉलिटिकल वोकैबुलरी का हिस्सा कब बनी है, ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन स्ट्रगल इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो एजिटेटेड सा माहौल था, एक्साइटेड सा माहौल था, बिकॉज ऑफ द लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल, यही एंटी पार्टीशन मूवमेंट अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इनटू द लार्जेस्ट स्वदेशी मूवमेंट, जिसकी लाइक स्वदेशी मूवमेंट की जो सारी चीजें थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स करना है, बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करना है, बॉयकॉट ऑफ द लाइक ब्रिटिश क्लोथ्स करना है, पिकेटिंग ऑफ द लाइक शॉप्स करना है जो फॉरेन क्लोथ को सेल कर रही हैं, फॉरेन क्लोथ की बोन फायर्स कर देनी है, लाइक उन्हें जला देना है। तो सच लाइक थिंग्स हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडियन गुड्स को, स्वदेशी गुड्स, स्वदेशी इंडस्ट्री, स्वदेशी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्वदेशी स्कूल्स, उन चीज़ों को प्रमोट करना है। काफ़ी सारे लाइक स्टेप्स लिए जाते हैं जो लाइक डिफरेंट ह्यूज ऑफ नेशनलिस्ट हैं, जैसे पीसी रे इस टाइम पे अपनी कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी करते हैं एंड इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करते हैं। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है। आइडिया क्या होता है, ताकि हम ब्रिटिश स्टीम नेविगेशन कंपनी को चैलेंज करें, ब्रिटिश शिप बिल्डिंग को चैलेंज करें। तो डिफरेंट फील्ड्स में बंगाल नेशनल कॉलेज की फाउंडेशन रखी जाती है इसी टाइम के अराउंड, एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बनाई जाती है सो दैट नेशनल एजुकेशन को कोऑर्डिनेट कर लिया जाए। तो एक लार्जर स्वदेशी मूवमेंट का जन्म होता है इन द वेक ऑफ एंटी पार्टीशन स्ट्रगल, इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस मूवमेंट का अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड ऑन 7th August 1905। कहाँ? द कलकत्ता टाउन हॉल। तो यहाँ से फॉर्मली ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो बंगाली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं या अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज द मैसेज ऑफ स्वदेशी, इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज द मैसेज ऑफ स्वराज। नाउ हमने ये तो देख लिया कि लाइक बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बंगाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ये आइडिया पॉपुलराइज होना स्टार्ट हो गया पूरे इंडिया में। लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी लाइक बढ़ रही थी, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, पीपल वर अंडरस्टैंडिंग द रियल नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। लेकिन कांग्रेस के अंदर कैसे इस चीज़ ने इफेक्ट डाला? क्या कांग्रेस ने भी अपनी लाइक ऑफिशियल डिमांड्स चेंज की? क्या कांग्रेस ने स्वराज एज अपना आइडियल जो एक्सट्रीमिस्ट लाइक प्रीच कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, वो अडॉप्ट किया या नहीं? वो हम देखते हैं कि कांग्रेस के सेशंस में कांग्रेस की ऑफिशियल पोजीशन में क्या चेंज आया। तो इसमें 3 सेशंस इंपॉर्टेंट है। 1905 का बनारस सेशन, 1906 का कलकत्ता सेशन एंड 1907 का सूरत सेशन। तीनों सेशंस में क्या हुआ हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द कांग्रेस वाज दैट ऑफ मॉडरेट स्वदेशी।
मॉडरेट स्वदेशी, मॉडरेट मेथड्स का इस्तेमाल करके स्वदेशी को प्रमोट करना। बिकॉज लाइक रीजन फॉर दिस वाज कि कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक लोगों में क्या हो रहा है वो एक बात की बात है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कांग्रेस वाज स्टिल डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। मॉडरेट लीडर्स वर द लाइक डिसाइडिंग फैक्टर। Now, even though Bengali moderates like Surendra Nath Banerjee, they were quite offended by the action of the British कि उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, तो they were also in favor of certain like change in the Congress policy। लेकिन rest of the India के जो moderate leaders थे, जैसे बॉम्बे के leaders important थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, they were not in like favor of changing the Congress policy। तो उससे क्या है कि एक से के डिफरेंसेस से क्रिएट हो रही हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, सपोर्टेड बाय द बंगाली मॉडरेट्स, जो कांग्रेस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। एक अदर सेक्शन ऑफ कांग्रेस है जो मॉडरेट्स हैं, जो कांग्रेस की पॉलिसी को वैसे ही रिटेन करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंसेस ही अल्टीमेटली सूरत स्प्लिट कॉज करेंगे। देखते हैं कैसे। 1905 सेशन में क्या हुआ? सबसे पहले बनारस सेशन, प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट सेशन आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि लाइक जैसे इससे पहले हमने लीडर्स वगैरह भी किए थे, वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी बुक्स बताई, न्यूज़पेपर बताए। एक जनरल सी टेंडेंसी होती है बच्चों की, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कि सारी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद उन्हें होता है कि हमें एक सेशंस की एक चार्ट दे दो, हम उससे रट्टा मारना पसंद करते हैं, या एक बुक्स का टेबल दे दो, सारी की सारी बुक्स किसने लिखी हैं वो सारी हम याद कर देंगे। मेरे हिसाब से लाइक इवन दो इट्स अ पॉपुलर मेथड एंड लाइक बंदा तो बंदा वेरी भी करता है आपकी, लाइक उस तरह से अगर आप रिटेन कर पाते हो तो इट्स गुड। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, जिन बच्चों से भी मैं ऐसे कि इंटरेक्ट किया हूँ। लाइक अगर सारी मुझे 50 बुक्स एक टाइम पे बोल दी जाएंगी, याद कर लो इसके सारे ऑथर्स, तो वैसे ही मेरा दिमाग फट जाता है। The same is true about the Congress sessions also, कि like से के 25 कांग्रेस सेशंस इंपॉर्टेंट है 1885 से 1947 के बीच में, 1950 के बीच में। अब उन 25 सेशंस को याद करना कि कौन किसका प्रेसिडेंट था, ये लाइक एक टफ सा टास्क है। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप इन कॉन्टेक्स्ट ही इन कांग्रेस सेशंस को याद कर लो, जैसे जैसे उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसके बेसिक फैक्ट्स भी याद कर लो। तो यहाँ आप याद रखेंगे 1905 का बनारस सेशन, प्रेसिडेंट है इसके गोपाल कृष्ण गोखले, इन द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या खास बात है? कांग्रेस स्टिल डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, लेकिन फिर भी द बॉयकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड। स्वदेशी का कुछ नहीं हुआ, स्वराज का कुछ नहीं हुआ, सिंपली अ बॉयकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड। अब इसने क्या किया? दोनों सेक्शंस ऑफ मॉडरेट्स को इन्फ्यूरिएट कर दिया। मॉडरेट्स को लग रहा है कि यार बॉयकॉट जैसी बातें हो रही हैं कांग्रेस में, ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे हैं, यही हद हो गई है। एंड एक्सट्रीमिस्ट को लग रहा है कि सिर्फ बॉयकॉट, वाई नॉट स्वराज एंड वाई नॉट स्वदेशी। तो दोनों पार्टीज इस पोजीशन को चेंज करने के फेवर में है। तो बैटल लाइंस आर ड्रॉन, ये एक्सट्रीमिस्ट कुछ चाहते हैं, मॉडरेट्स कुछ चाहते हैं, एंड अगर ये अपने अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन को फर्दर करना चाहते हैं तो ये इन्हें अगले सेशन में करना है। एंड इट वुड बी बेटर अगर इनका बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा। मॉडरेट्स चाहेंगे कि उनका बंदा प्रेसिडेंट बन जाए, एक्सट्रीमिस्ट चाहेंगे उनका बंदा प्रेसिडेंट बन जाए। तो लेकिन अगला जो सेशन होता है 1906 का कैलकाटा सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1906 कैलकाटा सेशन, देयर वाज अ चांस दैट अ स्प्लिट में हैपन इन कांग्रेस। लेकिन इस स्प्लिट को अवॉइड कैसे किया गया? बाय इलेक्टिंग दादा भाई नौरोजी एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। नाउ ही वाज अ सीनियर लीडर एंड ही वाज रिस्पेक्टेड बाय बोथ मॉडरेट्स एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि चलो ठीक है, बाबा जी को आपने बना दिया, हम मान लेते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बात की। लेकिन सेशन कहाँ हो रहा है? कैलकाटा में। ज़्यादा अगर सेशन जिस एरिया में होता है, जनरल सी बात है कि ज़्यादा डेलीगेट्स उसी एरिया से आते हैं। बंगाल से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे। बंगाल में एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट होने की वजह से उस पर्टिकुलर सेशन में क्या होगा कि स्लाइटली एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। 4 मेन रेजोल्यूशंस पास होती हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम को फर्दर करने की कोशिश करती हैं। स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, चारों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में भी इन्हीं के ऊपर ही स्प्लिट होगी। स्वराज, स्वदेशी, boycott and national education. Of course, when these resolutions were passed, moderates were infuriated, led by फिरोज शाह मेहता। कि क्या मतलब है कि लाइक एकदम से ही कांग्रेस की पॉलिसी को इतना चेंज कर दिया गया है। Now moderates were
डिटरमाइंड कि अगले सेशन में हम इन रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट कर देंगे, हम कांग्रेस को वापस मॉडरेट पाथ पे लेके आएंगे। एंड एक्सट्रीमिस्ट फॉर इक्वली डिटरमाइंड, वो कहते हैं कि अगले सेशन में तो हम इन रेजोल्यूशन को ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। तो अगेन मुद्दा फिर वही है जो 1906 में था। अगर अगले सेशन में दोनों पार्टीज अपने अपने एजेंडा को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसका सबसे इजी तरीका क्या है कि प्रेसिडेंट तुम अपना लगवा लो। तो मॉडरेट्स अपना बंदा प्रपोज करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अपना बंदा प्रपोज करते हैं, एंड उसी मुद्दे पे स्प्लिट भी हो जाएगा कांग्रेस में। तो इन 1907 सूरत सेशन, ये वो सेशन है जहां सूरत स्प्लिट होती है। मॉडरेट सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमिस्ट के साथ खेलने में। हमें पता है कि एक कन्वेंशन सी थी कांग्रेस के अंदर कि जहां सेशन हो रहा है वहां जो प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस है वो किसी और रीजन से होता था। अगर कलकत्ता में सेशन हो रहा है तो बंगाली प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो मॉडरेट्स क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए, सेशन को रख लेते हैं सूरत में। Now, Surat is the home province of Bal Gangadhar Tilak. Extremists wanted Tilak to become president. लेकिन अगर सूरत में सेशन होगा तो क्या तिलक प्रेसिडेंट बन सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं बन सकते हैं। तो मॉडरेट्स इस चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए कि हमारा बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास कौन सा सिर्फ तिलक ही है जो हमारे आइडियाज को इफेक्टिवली सामने रख सकता है, हम लाला जी को बोल देंगे प्रेसिडेंट बन जाओ। तो एक्सट्रीमिस्ट नॉमिनेटेड लाला लाजपत राय टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाइल मॉडरेट्स नॉमिनेटेड राश बिहारी घोष। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। दो राश बिहारी हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन हिस्ट्री में, राश बिहारी बोस एंड राश बिहारी घोष। बोस जो है वो क्रांतिकारी हैं, वो बम गिराएंगे वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर, वो बाद में देखेंगे उनके बारे में। यहाँ मॉडरेट लीडर की बात हो रही है, राश बिहारी घोष, जो दोनों ने अपने अपने लीडर्स नॉमिनेट कर दिए। एजेंडा क्या है वही, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, फियर ऑफ रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ द कलकत्ता रेजोल्यूशन। वो जो 4 रेजोल्यूशंस पास हुई थी वो क्या रिटेन करनी है या रिजेक्ट करनी है, क्या वो ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करनी है कि ऑल टुगेदर रिजेक्ट ही करनी है। तो बैटल लाइन्स वर ड्रॉन, दोनों पार्टीज तैयार होकर आती हैं कि हम इनका एजेंडा नहीं पास होने देंगे, हम उनका एजेंडा पास नहीं होने देंगे। एंड इंडिया में मुद्दे जब स्प्लिट हो, जब डिफरेंसेस हो, कैसे रिजॉल्व होते हैं आप लोगों को पता ही है। इधर से जूता उड़ रहा है, उधर से चेयर उठा के मारी जा रही है, गाली गलौज चल रहा है, कि इधर स्टेज से बंदे उतारे जा रहे हैं। तो ऑल दोस थिंग्स, देयर वाज कंप्लीट पेंडेमोनियम एंड डिसऑर्डर इन दी सेशन। तो क्या होगा, ब्रिटिश तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे कि इनका नेशनलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ करके हम इन नेशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लें। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया उन्होंने, सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया और जेल में फेंक दिया। पुलिस केम एंड क्लियर दी वेन्यू अरेस्टिंग दी मेजर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकेम डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स लेड बाय फिरोज शाह मेहता। इस पूरे एपिसोड में मैंने आपको बताया फिरोज शाह मेहता ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रॉम द साइड ऑफ मॉडरेट्स। दे चोज राश बिहारी घोष, जो उनका कैंडिडेट था, दे चोज राश बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर फॉर्मली एलिमिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। कांग्रेस से निकाल दिया, कांग्रेस में मॉडरेट्स आ गए एंड उन्होंने कांग्रेस को वापस उसी मॉडरेट पाथ पे लेके गए। वो तो वही प्रेयर प्रेस पिटीशन अपने पुराने मेथड से, एंड दे प्रोफेस लॉयल्टी टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दिस वे जो एक अपसर्ज आया था नेशनलिज्म का इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका एक एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि नेशनलिस्ट मूवमेंट कांग्रेस जिसे रिप्रेजेंट करती थी वही स्प्लिट हो गई बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। ऑफिशियल कंट्रोल ऑफ कांग्रेस किसके पास चला गया, मॉडरेट्स के पास। एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ, ऑल द लीडर्स वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, किसी को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दे दिया, किसी को से जेल कर दी, लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया, तिलक को 6 साल की जेल हो गई थी, बिपिन चंद्र पाल को भी उनके अगेंस्ट भी एक्शन हुआ, अरविंदो घोष के अगेंस्ट भी केस चला दिया। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट सफर्ड अ सेटबैक। So this is how Surat split ultimately caused a setback to the nationalist movement, even though जो train of events थी वो एक positive note पे start हुई थी in the form of anti-partition struggle.
So that was all about the extremist phase of the Congress कि विद इन कांग्रेस कैसे एक्सट्रीमिज्म आया। तो में हम ये थर्ड पोर्शन कवर करेंगे। पोर्शन है द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। किस तरह से गवर्नमेंट ने राइजिंग टाइड ऑफ एक्सट्रीमिज्म को अप्रोच किया। तो गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी तो मेंटेन करनी ही थी, तो किस तरह से गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी मेंटेन करना चाहती है, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना चाहती है। इस पॉलिसी को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की गेम खेली। वो शुरू से ही इस पॉलिसी में यकीन रखते हैं कि इंडियन पावर्स को डिवाइड करो एंड इनकी डिवीजन का इस्तेमाल करके इनके ऊपर हम रूल करेंगे। एंड दूसरी है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की कंबाइंड स्ट्रेटेजी कि अगर आप फेवरेबल बिहेवियर दिखा रहे हो तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, हम आपको कुछ कंसेशंस दे देंगे। एंड अगर आप एंटागनिस्टिक बिहेवियर दिखा रहे हो, आप हमारी पॉलिसीज को बहुत ही रेडिकल तरीके से अपोज कर रहे हो, तो हम आपको स्टिक ऑफ सप्रेशन देंगे कि आपकी मूवमेंट को सप्रेस कर देंगे यूजिंग द माइट ऑफ द स्टेट। तो इसी कंटेक्स्ट में हमारी ये वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि दो पार्ट्स में हम स्टडी करने वाले हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी ऑफ कोऑप्शन। कोऑप्शन मतलब कि हम किसी ग्रुप ऑफ हमारी ओपोजिशन में से किसी ग्रुप को हम अपने साथ कोऑप्ट कर लेते हैं ताकि हमारा रूल चलता रहे, ताकि हमारी डोमिनेशन चलती रहे। शुरू से ही ब्रिटिश इस पॉलिसी में यकीन रखते थे। कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया के टाइम पे भी डिफरेंट इंडियन पावर्स थी, तो उन इंडियन पावर्स को ब्रिटिश ने डिवाइड किया। जिस पावर के साथ लड़ना होता था उसको इजीली हरा देते थे, फिर दूसरी पावर पे मूव करते थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश मुस्लिम्स के अगेंस्ट थोड़े से एंटी हो गए एंड उन्होंने ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को, जमींदार्स को या प्रिंसेस को या राजास को, लोकल रूलर्स को, नेटिव रूलर्स को अपने साथ को-ऑप्ट किया। फिर जैसे जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, कांग्रेस का बर्थ हुआ, तो ब्रिटिश को लगा कि अब कुछ और करना पड़ेगा, एक और क्लास को हमें अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसी पॉलिसी ऑफ को-ऑप्शन या पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को वो एक्सट्रीमिज्म से डील करने में भी इस्तेमाल करते हैं। It had been the British policy from the very beginning, but in the extremist phase, it was visible in two dimensions. दो तरह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्ले आउट किया। पहला तो विद इन कांग्रेस वो कहते हैं कि दो फैक्शंस राइज हो चुके हैं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि हमें तो कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं पसंद। लॉर्ड कर्जन की फेमस स्टेटमेंट है, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय मिशंस इन इंडिया इज टू सी टू इट्स पीसफुल डिमाइस, कि जल्दी से कांग्रेस बस अब बंद हो जाए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर इन दो ऑप्शंस में से मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं विद इन कांग्रेस, अगर हमें किसी एक को चूज करना पड़े तो ऑफकोर्स हम भाई मॉडरेट्स को चूज करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट तो बिल्कुल ही एंटी है हमारे। तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिवाइड क्रिएट की जाए, एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया जाए, मॉडरेट्स को थोड़ा सा प्लेकेट किया जाए। दूसरा डायमेंशन था इसका हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स। ये हमने फेमस पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही देखा है कि उन्होंने रिलीजन बोला तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डिवीजन की हमने देखा कि द डिवीजन वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदू एरियाज को मुस्लिम एरिया से सेपरेट कर दिया गया। तो ये दो डायमेंशंस थी ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। हिंदूज वर्सेस मुस्लिम जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल के केस में इट वाज एविडेंट एक्सप्लिसिटली। दूसरा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स वाले एस्पेक्ट का ही, वो था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब ब्रिटिश कहते हैं कि हमने मुस्लिम्स को अपने साथ को-ऑप्ट करना है, तो उसके लिए मुस्लिम्स को कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे। मुस्लिम्स को बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस तो जी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ कास्ट हिंदूज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एंड ये लोग इलेक्शंस वगैरह डिमांड कर रहे हैं। अगर इलेक्शंस हो जाएंगी तो हिंदूज मेजॉरिटी में, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना है तो आपको एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए। अब ऐसी बातें ब्रिटिश प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश के कहने पे मुस्लिम लीग बन गई, ऑलरेडी मुस्लिम्स भी इन्हीं लाइंस पे सोच रहे थे। जैसे अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने 1870s में स्टार्ट की।
इनिशियली ये जो मूवमेंट थी काफ़ी प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी, सोशल रिफॉर्म्स के लिए ये मूवमेंट थी विद इन द मुस्लिम सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान खुद हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक कौम से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस का बर्थ हो गया 1885 में एंड कांग्रेस इलेक्शंस की बातें करना स्टार्ट करती है, तो ऑफ कोर्स सैयद अहमद खान को लगा कि अगर इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम्स हमेशा माइनॉरिटी में है हर एरिया में, तो इलेक्शंस में वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को कांग्रेस के साथ ज़्यादा एसोसिएट होने के लिए एनकरेज नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि आप कांग्रेस से शाई अवे हो एंड आप अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। इन्हीं के व्यूज़ के ऊपर अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। तो मुस्लिम्स भी इन्हीं लाइंस के ऊपर सोच रहे थे, लेकिन ऐसी थिंकिंग को प्रमोट किया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। तो उसका रिजल्ट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। तो उसकी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं हम। इट वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1906 एट ढाका। अब फैक्ट्स आप याद रखेंगे, 1906 में बनी थी ढाका में। इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स के आप नाम याद रखेंगे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, मोहसिन उल मुल्क एंड विकार उल मुल्क। 4 बंदों के आपने नाम याद रखने हैं, आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन उल मुल्क एंड विकार उल मुल्क। अब अगेन वही चीज, encouraged by the British bureaucracy, especially the principal of अलीगढ़ कॉलेज आर्चबाल्ड, WAH आर्चबाल्ड। तो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने एक्टिवली एनकरेज किया मुस्लिम लीडर से, वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आप एक अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना लो, ऑलरेडी कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अलीगढ़ कॉलेज के ब्रिटिश प्रिंसिपल ने, WAH आर्चबाल्ड। मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज था अलीगढ़ में, जो सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश किया था, उसी के प्रिंसिपल ने मुस्लिम लीडर्स को एनकरेज किया इन फॉर्मिंग दिस लीग। तो एनकरेज्ड बाय दिस थिंग, मुस्लिम लीडर्स वाइस रॉय से मिलते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं शिमला में 1906 में, एंड उनकी मीटिंग काफी सक्सेसफुल होती है। लॉर्ड मिंटो भी उस चीज को सपोर्ट करते हैं कि मुस्लिम को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने रखने के लिए। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म द मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये कहते हैं कि दिसंबर में ऑलरेडी हमारी मोहम्मदियन एजुकेशनल सोसाइटी का, मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सेशन होना है ढाका में, उस सेशन में हम मुस्लिम लीग बनाएंगे। तो दिस वाज हाउ मुस्लिम लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस। मुस्लिम्स की एक पॉलिटिकल डिमांड भी थी, लेकिन इस चीज को इनकरेज किया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। उनकी इंटेंशन थी कि हम हिंदूज एंड मुस्लिम्स को एक दूसरे के साथ प्ले आउट करवा देंगे, इंडियन नेशनलिज्म को ब्रेक कर देंगे, एंड उससे हमारा कंट्रोल एक्सटेंड हो जाएगा, हमारा कंट्रोल कंटिन्यू करता रहेगा। डिवाइड एंड रूल एज फार एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आर कंसर्न। अब यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट किया। हमने सूरत स्प्लिट के बारे में स्टडी किया लास्ट वीडियो में। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि वही सूरत सेशन में मैंने बताया जूते उड़ रहे हैं, चेयर्स उड़ रही हैं, पूरा पेंडेमोनियम फैल गया। पुलिस आती है, सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अरेस्ट करके ले जाती है, एंड मॉडरेट्स को बोलती है क्योंकि आप हमें अपोज नहीं कर रहे हो एंड आप तमीज से पॉलिटिक्स कर रहे हो, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की। एक्सप्लॉइटेड द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द सूरत स्प्लिट। अब लेकिन जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर उसे हम कैरेट एंड स्टिक के कंटेक्स्ट में समझें। कि मॉडरेट्स, कैरेट एंड स्टिक, पहली बात पॉलिसी हम समझते हैं कि इट इज द पॉलिसी ऑफ यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड फॉर डिजायरेबल बिहेवियर एंड पनिशमेंट फॉर एंटागनिस्टिक बिहेवियर, कि हमारे हिसाब से नहीं काम करोगे तो स्टिक मिलेगी। तो ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिश कहते हैं कि मॉडरेट्स क्योंकि हमारे हिसाब से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रन कर रहे हैं तो उन्हें हम रिवॉर्ड करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट क्योंकि हमारी एंटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को हमारे अगेंस्ट इंसाइट कर रहे हैं, तो हम उन्हें पनिश करेंगे। तो दिस पॉलिसी वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कांग्रेस। मॉडरेट्स वर टू बी प्लेकेटेड बाय द ग्रांट ऑफ कंसेशंस, उनको कुछ से रिफॉर्म्स प्रॉमिस कर दिए, इस तरह की चीजें कर दी। एंड
एक्सट्रीमिस्ट वर टू बी रिप्रेस्ड यूजिंग द माइट ऑफ द स्टेट, कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो कि अब आ जाओ, तुम्हें हम बताते हैं कि स्टेट क्या कर सकती है एंड क्या नहीं। लेकिन एक्चुअली ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी विज़ावी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये 3 पार्ट्स में, 3 स्टेजेस में गवर्नमेंट प्ले आउट करती है। Actually, it was a 3-pronged strategy. क्या थी 3-pronged strategy? Repression, conciliation, suppression. कहते हैं कि फर्स्ट फेज में एक्सट्रीमिस्ट को हम माइल्डली सप्रेस करेंगे, मतलब रिप्रेस करेंगे, उन्हें लाइक अरेस्ट कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें कर लेंगे ताकि मॉडरेट्स को हम फ्राइटन कर सकें, मॉडरेट्स को हम बता सकें कि अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लाइक एक्सट्रीमिस्ट की तरह तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। देन दूसरे स्टेज में वही था कि जब वो घबरा गए तो उन्हें मॉडरेट्स के साथ कंसिलिएट किया जाए। किस तरह से कंसिलिएट किया जाएगा? उन्हें कुछ रिफॉर्म्स प्रॉमिस कर दिए। जब लाइक गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए हुए थे एंड ब्रिटिश के साथ, 1956 की बात है कि एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे कि इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, आप इस तरह की चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दो। तो ब्रिटिश ने उनके कुछ डिमांड्स मान ली एंड उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर तो इसी तरह से मॉडरेट पॉलिटिक्स करते रहोगे तुम लोग तो हम तुम्हारी डिमांड्स को फ्यूचर में एड्रेस कर देंगे। तो कंसिलिएशन, प्लेकेट द मॉडरेट्स बाय ऑफरिंग सम रिफॉर्म्स एंड हिंट्स फॉर फर्दर रिफॉर्म इफ एक्सट्रीमिज्म वाज अबैंडन, कि तुम एक्सट्रीमिस्ट रास्ते त्याग दो एंड एक्सट्रीमिस्ट मेंबर्स को कांग्रेस से एक्सपेल कर दो। Once this thing was done at सूरत कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की स्प्लिट हो गई है, मॉडरेट्स लाइक दे प्रोफेस लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर वो फुल माइट ऑफ द स्टेट के साथ एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर देते हैं। हैविंग आइसोलेटेड द एक्सट्रीमिस्ट, गवर्नमेंट वुड सप्रेस देम विद द फुल माइट, फुल पावर ऑफ द स्टेट। अब इसी पॉलिसी को फर्दर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लाइक उन्होंने क्या स्टेप्स लिए टू सप्रेस द एक्सट्रीमिज्म विद इन द इंडियन पॉलिटिक्स। स्टिक ऑफ सप्रेशन किस तरह से उन्होंने अपनाया। आफ्टर द सूरत स्प्लिट, गवर्नमेंट अरेस्टेड मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तिलक वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years, मांडले जेल बर्मा में उन्हें रखा गया। लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद वो खुद ही यूएसए गए चले, कुछ टाइम ब्रिटेन चले जाते हैं। और अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल के अगेंस्ट केसेस वगैरह चला दिए, काफी लाइक प्रोट्रैक्टेड केसेस चले। उसके बाद दोनों ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। बिपिन चंद्र पाल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। बिपिन चंद्र पाल कुछ टाइम पॉलिटिक्स में इंटरवीन ही नहीं करते। तो एंटायर जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी, इट वाज रेंडर्ड लीडरलेस। पंजाब में अजीत सिंह को भी डिपोर्ट कर दिया गया। तो लाइक ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर अरेस्टेड, उनके अगेंस्ट केस चला दिए, उन्हें बाहर भेज दिया। इस तरह से एक्सट्रीमिज्म को सप्रेस कर दिया गया। अब ये तो वो लीडर्स थे जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते थे। कुछ ऐसे लीडर्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ही, जैसे मैंने बात की थी अरबिंदो घोष के भाई थे बरिंद्र कुमार घोष, जो अनुशीलन समिति के मेंबर थे एंड अनुशीलन समिति रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में एंगेज कर रही थी। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट कर रहे थे या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में खुद एंगेज कर रहे थे, उन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के साथ तो बहुत ही लाइक हार्शली गवर्नमेंट ने बिहेव किया, बहुत हार्श सेंटेंसेस उनके अगेंस्ट पास किए। जैसे बरिंद्र कुमार घोष को, इसी लाइक कंटेक्स्ट में बरिंद्र कुमार घोष को 20 साल की सजा हो गई। तो काफी लंबे सेंटेंसेस उनके अगेंस्ट पास किए। मोर रिप्रेशन वाज मेटेड आउट टू एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरीज एंड एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टेड रेवोल्यूशनरीज। फ्रेज थोड़ी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने लिख दिया है कि वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वो रेवोल्यूशनरीज जो एक्सट्रीमिस्ट द्वारा सपोर्टेड हैं, दोनों को ही लाइक सप्रेस कर दिया यूजिंग द माइट ऑफ द स्टेट। कैरेट ऑफ रिफॉर्म्स, एक्सट्रीमिस्ट को तो आपने सप्रेस कर दिया, मॉडरेट्स को किस तरह से प्लेकेट किया? तो मॉडरेट्स के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इससे पहले 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, जहां हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे कि इंडियनाइजेशन को करने की कोशिश की गई थी, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स हुआ था, एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब 1909 में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए इसी सिस्टम में? सबसे पहला चेंज
तो आता है वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब ये उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइक ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए क्यों गए। वही है कि वाइस रॉय मिंटो एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले दोनों एग्री करते हैं कि अगर मॉडरेट्स को हमने प्लेकेट करना है अपनी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के चक्कर में, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एंड मिंटो कहता है कि यार मैं तो मुस्लिम लीग वाले बंदों से भी मिल गया, उनको भी मैंने बोल दिया कि तुम अपनी लीग बना लो, हम तुम्हारी डिमांड्स को एड्रेस कर देंगे। तो उनकी भी कुछ डिमांड्स है, उनकी डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए भी हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो रिजल्ट क्या होता है, मिंटो एंड वाइस रॉय मिंटो एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले इनकी डिस्कशंस के बेसिस पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स किए जाते हैं। एंड इन्हीं रिफॉर्म्स को ट्रांसलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो सबसे पहली चेंज इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस की जो बहुत पुराने टाइम से इंडियंस की डिमांड चल रही थी, या वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी कोई एक आधा बंदा इंडियन इंट्रोड्यूस कर दो। तो इस काउंसिल एक्ट में, इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में पहली बार ये डिमांड एड्रेस की गई। 1 इंडियन मेंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक चाहे 1861 का काउंसिल्स एक्ट था, चाहे 1892 का काउंसिल्स एक्ट था, जो भी चेंजेस हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हुए थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई चेंज नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एक मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, कौन, आप नाम याद रखेंगे, लॉर्ड एसपी सिन्हा। ही बिकेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1909। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या चेंज आए, देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी, उनके मेंबर्स इंक्रीज किए गए। एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या आया, हम देख रहे थे कि जैसे जैसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या होता था कि ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजोरिटी होती थी, कि सरकारी ऑफिसर्स ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। लेकिन 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे महाराजा ऑफ पटियाला, रसद दिनकर राव, दे वर द इंडियन मेंबर्स दैट वर नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए। इन्हीं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर इंक्रीज किया हमने 1892 में, जब हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, नॉमिनेशन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इतने इंक्रीज कर दिए गए कि प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बन गई, कि ऑफिशियल मेंबर्स कम हैं एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज्यादा हैं। लेकिन माइंड इट, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है, इलेक्टेड मेजॉरिटी नहीं है। फर्क क्या है, मतलब दो तरह के मेंबर्स हैं, आप समझो कि इसमें काफी सारे नाम आते रहेंगे एंड कंफ्यूजन से भी होती है। दो तरह के मेंबर्स हैं, एक तो ऑफिशियल मेंबर्स, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर मतलब कि कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑटोमेटिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठता था, तो ही वुड बी ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो नॉमिनेटेड मेंबर, कि गवर्नर जनरल ने महाराजा भूपिंदर सिंह को नॉमिनेट कर दिया ऑन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या वो कोई ऑफिसर है? बिल्कुल नहीं, तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर है। लेकिन किस तरह का नॉन ऑफिशियल मेंबर? नॉमिनेटेड मेंबर है। इसके अलावा कुछ इलेक्शंस का प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कुछ बंदे इलेक्ट होके भी काउंसिल्स में जाते थे, वो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दो तरह के हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। तो ये नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है, लेकिन इलेक्टेड मेजॉरिटी नहीं है। एट द सेंट्रल लेवल तो अभी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी नहीं आई, अभी स्टिल ऑफिशियल मेजॉरिटी इज मेंटेन्ड। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है इस एक्ट में, दैट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप कहोगे यार पिछले काउंसिल्स एक्ट में भी तुमने पढ़ाया था, तब तो तुमने कहा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन 1892 में इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। As far as the exam is concerned, आपको ये स्टेटमेंट आए, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन इसकी कुछ नुएंसेस हैं जो आपको समझने की जरूरत है। वो क्या है? मैंने 1892 का जब आपको एक्ट करवाया था, उसमें भी आपको एक चीज बताई थी कि हम बोलते हैं, ये बोलने का तरीका है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1892। एक्चुअली वो कोई इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे नहीं, वो सिस्टम ऑफ सिलेक्शन था
कि यूनिवर्सिटी बोर्ड ने, म्यूनिसिपैलिटीज ने कुछ मेंबर्स नॉमिनेट कर दिए गवर्नर को। गवर्नर उन 4 नामों में से 2 नाम सेलेक्ट कर लेगा कि चलो तुम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ जाओ। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1892 में। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मद्रास का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ मेंबर नॉमिनेट करेंगी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। गवर्नर जनरल उन 4-5 नामों में से सिलेक्ट कर देगा कि चलो तुम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ जाओ। तो इस सिस्टम को हमने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम। ये बोलते हैं हम साथ, हाँ नहीं, इन दी स्ट्रिक्ट सेंस इट वाज नॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इट वाज अ सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हम बोलते हैं ऐसा, स्ट्रिक्टली ये सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। जो मेंबर्स होते थे अभी भी इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होते थे, लेकिन लोगों के पास वोट करने की जो पावर होती है, जिस चीज को हम डायरेक्ट इलेक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, वो पहली बार इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट चेंज क्या इंट्रोड्यूस हुई, वो थी द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स को वो बोल रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि आप अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लो, आप अपनी कुछ डिमांड्स रखो जिनको हम एड्रेस कर देंगे। तो मुस्लिम्स कहते हैं कि अंडर द नॉर्मल इलेक्टोरल सिस्टम जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, क्योंकि मॉडरेट्स ऐसा मांग रहे हैं, तो उन इलेक्शंस में तो मुस्लिम्स कभी भी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम्स आर अगर हम नंबर्स की बात करें, डेमोक्रेसी में नंबर्स इज ऑल दैट मैटर, इलेक्शंस में इट इज द नंबर्स दैट ऑल मैटर। लेकिन अगर हम इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात करें कि किसी भी एक रीजन में मुस्लिम्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बहुत कम एरियाज थे जहां मुस्लिम्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, तो इस तरह से तो मुस्लिम मेंबर्स कभी इलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो वो डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। इलेक्टोरेट क्या है? वो लोग जो वोट डालते हैं। एक तो जनरल इलेक्टोरेट है कि हम जैसे आजकल इलेक्शन होती हैं कि हम जाते हैं एंड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है एंड किसी एक कैंडिडेट को चूज कर देते हैं। ये अब रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया कि मुस्लिम वोटर्स की एक सेपरेट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के ही वोटर्स होंगे। वो जो वोटर्स हैं अपने एक मुस्लिम कैंडिडेट को चूज करेंगे एंड वो कैंडिडेट रिप्रेजेंट करेगा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्रिएट किए गए मुस्लिम्स के लिए। एंड 1906 में चाहे लीग की फॉर्मेशन से आप स्टार्ट कर दो, चाहे आप सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाली कहानी से स्टार्ट कर दो, यही प्रोसेस अल्टीमेटली वुड रिजल्ट इन पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। इसके अलावा उन्होंने चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए कि काउंसिल्स में आपने इलेक्टेड मेंबर्स तो बिठा दिए, कहीं नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी ले आए, कहीं आप इलेक्टेड मेंबर्स बिठा रहे हो। उन काउंसिल्स को क्या आपने इंक्रीज्ड पावर्स भी दी? हाँ, थोड़ी सी काउंसिल्स की पावर्स भी इंक्रीज हुई कि लेजिस्लेचर्स को नाउ पास रेजोल्यूशंस की वो वोट कर सकती हैं कि वी आर इन फेवर ऑफ दिस एंड वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। हालांकि ये जो रेजोल्यूशन थी इनकी कोई बाइंडिंग पावर नहीं थी, ये नहीं कि सरकार को वो काम करना ही पड़ेगा। अनलाइक आज की डेट में अगर पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाए तो सरकार मजबूर हो जाती है, लेकिन इनके पास अथॉरिटी पहली बार आई टू पास द रेजोल्यूशंस, टू आस्क क्वेश्चंस कि अब ये सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड वोट सेपरेट आइटम्स इन द बजट। ये मॉडरेट्स कब से डिमांड कर रहे थे कि हमें बजट को वोट करने की पावर दी जाए। यहाँ भी 1892 में तो क्या ही देनी थी ये पावर, 1909 में भी ये पावर सब्सटेंशियली ग्रांट नहीं होती है। वो कहते हैं कि आप सेपरेट आइटम्स के ऊपर तो वोटिंग कर सकते हो कि इस मिनिस्ट्री को तुमने इतना क्यों दिया, इस स्कीम को तुमने इतना क्यों दिया, लेकिन आप बजट एज अ होल, पूरे बजट के ऊपर वोट नहीं कर सकते, क्योंकि बजट अगर वोट होगा एंड बजट अगर पास ना हो तो फिर सरकार ही किस बात की है। तो वो कहते हैं कि सेपरेट आइटम्स के ऊपर वोट कर सकते हो लेकिन पूरे बजट के ऊपर वोट नहीं कर सकते हो। So these were the changes that were introduced by the Indian Councils Act of 1909. तो इसके साथ हमारा जो ये पोर्शन है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, जिसमें हमने डिवाइड एंड रूल एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसीज को देखा, ये कंप्लीट होता है।
कुछ लोगों को लगा कि पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से भी बात नहीं बन रही है, मॉडरेट्स ने तो क्या ही अचीव करना था, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से भी बात सी बन नहीं रही है, हमें वायलेंटली ब्रिटिश रूल को अपोज करना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का राइज हुआ। एंड जब सूरत स्प्लिट के बाद पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, जेल कर दिया गया, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों को लगा कि जब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, स्वदेशी एंड बायकॉट से बात नहीं बन रही, तो हम बम से बात बनाएंगे, हम सीधा गोली हिक में मार के बात बनाएंगे। तो दैट वॉज द कंटेक्स्ट टू द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से ये एक्टिविटीज का स्टार्ट हुआ, राइज हुआ। कि हमेशा से ही रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ने सप्रेस कर दी, लेकिन स्टिल देयर वाज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट प्रमोटेड वायलेंट एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश रूल उस टाइम पे अपनी पावर बना रहा था, पीरियड ऑफ कंजर्वेटिज्म था, तो ये लोग थोड़े से अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म का राइज होता है कि फैक्टर्स जो हमने जो स्टडी किए थे, फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का भी राइज हुआ। वो लोग जो वायलेंस इस्तेमाल करना चाहते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस, उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिली। सेम वही फैक्टर्स जो हमने एक्सट्रीमिज्म की राइज में किए। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सूरत स्प्लिट की वजह से जो नेशनलिस्ट रैंक्स में डिवीजन आया, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक सेटबैक मिला, उससे भी कुछ लोगों को लगा कि भाई जब बात ही नहीं बन रही है कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्वराज वो अचीव ही नहीं हो रहा है, तो हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ब्रिटिश अंपायर को हम थ्रेटन कर सकें, टेरराइज कर सकें, एंड दे वुड बी फोर्स्ड टू give us freedom, forced to give us Swaraj. Now, we will be studying the revolutionary activities that took place in various parts of India. To the maximum extent possible, I will try to keep these activities segregated कि महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, but you should know that ये जो activities थी ये parallelly हो रही थी, and different parts of India में जो revolutionaries थे they were always in contact with each other, and उनको वो एक दूसरे की activities को support भी कर रहे थे। लेकिन अगर हम ज़्यादा ही integrated से manner में याद कर लेंगे तो पढ़ेंगे तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो I'll try to keep these revolutionary activities as segregated as possible, जिससे हम easily remember कर सकें। The कहानी ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया स्टार्ट होती है रैंड असैसिनेशन केस से। पूना में इंडिया में ही 1896-97 के टाइम में प्लेग का आउटब्रेक हुआ। पूना में प्लेग को कंट्रोल करने के लिए प्लेग कमीशन अपॉइंट किया जाता है, जिसके चेयरमैन होते हैं WC रैंड। अब ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज दे वर नॉट टू सिंपैथेटिक टू द इंडियन कंडीशंस। प्लेग को कंट्रोल करने के लिए हार्श मेजर्स अडॉप्ट करते हैं कि लोगों के घरों में जाके ज़बरदस्ती तलाशी वगैरह लेते हैं, उनका सामान बाहर फेंक देते हैं, लोगों को पब्लिकली स्ट्रिप करके, नेकेड स्ट्रिप करके उनकी बॉडी पे साइंस वगैरह देखे जाते हैं कहीं इन्हें प्लेग तो नहीं है, एंड मेन एंड वीमेन दे वर स्ट्रिप्ड टू चेक वेदर दे हैड द साइंस ऑफ प्लेग और नॉट। तो ऐसे मेजर्स ने लोगों को बहुत ऑफेंड कर दिया। लोग बहुत परेशान थे कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई जा रही है इन द नेम ऑफ कंट्रोलिंग प्लेग। तो इसी कंटेक्स्ट में चापेकर ब्रदर्स 1897 में, चापेकर ब्रदर्स के 3 ब्रदर्स थे, बालकृष्णा, दामोदर एंड वासुदेव। नाम याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चापेकर ब्रदर्स दे assassinated the Pune Plague Commissioner WC Rand and his military aide Lieutenant Arrest। ये उनके असिस्टेंट थे, तो दोनों को असैसिनेट किया। इसके बाद महाराष्ट्र में ही 1899 में VD सावरकर एंड GD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, ये बनाते हैं मित्र मिला। ये एक गुप्त क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी। इसी सोसाइटी का नाम लेटर ऑन चेंज करके अभिनव भारत रख दिया जाता है बाय VD सावरकर। 1904 में इट वॉज रीनेम्ड एज अभिनव भारत। अभिनव भारत, नाउ VD सावरकर वॉज इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी
कंट्रीज, जैसे इटली की यूनिफिकेशन एंड फ्रीडम अचीव करने के लिए इटली के एक रेवोल्यूशनरी मजीनी यंग इटली बनाते हैं 1930s में, तो उसी से इंस्पिरेशन लेके ये यंग इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन अभिनव भारत सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, मित्र मेला वाज रीनेम्ड एज अभिनव भारत। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इट ट्राइड टू एक्सपैंड एंड हैव सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। इवन लंदन में इसकी ब्रांचेस थी। वीडी सावरकर खुद लॉ करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, एंड लंदन में भी अभिनव भारत की लाइक सीक्रेट ब्रांचेस वगैरह खोल देते हैं। एक्टिविटीज क्या की इस अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन ने? नाउ इंस्पायर्ड बाय सावरकर्स प्रोपेगेंडा इन लंदन, लंदन में ही एक रेवोल्यूशनरी थे मदन लाल ढींगरा, वो लेफ्टिनेंट कर्नल कर्जन विली को असैसिनेट करते हैं। कर्जन विली कौन थे? ही वाज द एड ऑफ द मिलिट्री एड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये उनकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखे हुए थे, स्पाइंग भी कर रहे थे। तो मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली को असैसिनेट किया। सिमिलरली इंडिया में लाइक 1909 में नासिक के डीसी, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की असैसिनेशन की जाती है। इस केस को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। तो जैक्सन, डीएम जैक्सन वाज असैसिनेटेड बाय अनंत कन्हेड़े, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ वीडी सावरकर ओनली। इस केस में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जब चला, इसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई, तो लाइक पुलिस को, इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस ने लिंक्स एस्टेब्लिश किए कि अनंत कन्हेड़े ही वाज लिंक्ड टू वीडी सावरकर, ही वाज डिसाइपल ऑफ वीडी सावरकर। तो इन दिस केस ओनली वीडी सावरकर ही वाज सेंटेंस्ड टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। काला पानी की उन्हें सजा हुई, अंडमान की पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में उन्हें रखा गया। नेक्स्ट, साउथ इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी लाइक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आप याद रखेंगे। इन तिरुनेलवेली वंची अय्यर असैसिनेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एशे। तो जैक्सन को असैसिनेट किया अनंत कन्हेड़े ने, एशे को असैसिनेट किया वंची अय्यर। कहाँ? साउथ इंडिया में तिरुनेलवेली। ही वाज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ तिरुनेलवेली। क्यों असैसिनेट किया? क्योंकि इन्होंने लाइक एक पीसफुल स्ट्राइक के ऊपर फायरिंग करने के ऑर्डर्स दिए थे। जैसे जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ऑर्डर किए थे फायर करने के लिए, तो वैसे इन्होंने भी ऐसे कुछ वायलेंट ऑर्डर्स दिए थे। तो ही वाज असैसिनेटेड बाय वंची अय्यर। नाउ वी मूव टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल। ये वाली जो बंगाल वाले क्रांतिकारी थे, ये सबसे एम्बिशियस क्रांतिकारी थे। ये पूरे इंडिया में एक रेवोल्यूशन सही करनी चाहते हैं, एंड इनके ब्रांचेज हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के रेवोल्यूशनरी लीडर से ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, बंगाल में काफी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज बनती हैं जो इस आइडिया को प्रोपेगेट करती हैं। कल्ट ऑफ द बॉम्ब को लाइक प्रोपेगेट करती हैं, असैसिनेशंस के कल्ट को प्रोपेगेट करती हैं। 4 सोसाइटीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। मिदनापुर सोसाइटी, सरला देवी चौधरानी का एक अखाड़ा था, जिम्नेजियम था, आत्म उन्नति समिति एंड अनुशीलन समिति। इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस में जो आप नाम याद रखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, that is अनुशीलन समिति। It was started by प्रमाथ मित्र। इस समिति की 2 ब्रांचेस थी, एक ढाका ब्रांच और एक कलकत्ता ब्रांच। कलकत्ता ब्रांच को युगांतर ब्रांच भी बोलते हैं। हमने जब एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज किया था कांग्रेस के अंदर, तो हमने अरबिंदो घोष के साथ ये युगांतर न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा था। 3 न्यूज़पेपर हमने अरबिंदो घोष के कंटेक्स्ट में पढ़े थे, वंदे मातरम, युगांतर एंड संध्या। हमने उनके एडिटर्स भी देखे थे। वंदे मातरम अरबिंदो घोष ने खुद एडिट किया था, एंड अरबिंदो घोष के भाई बरिंद्र कुमार घोष या बरिन घोष ने युगांतर न्यूज़पेपर को वो एडिट करते थे, एडिटर थे उसके, एंड संध्या न्यूज़पेपर के एडिटर थे बीबी उपाध्याय। तो यही जो युगांतर ग्रुप था, इट वाज आल्सो एंगेजिंग इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो अनुशीलन समिति की कलकत्ता ब्रांच ऑल्सो नोन एज युगांतर ब्रांच। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स अरबिंदो घोष, उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र कानूंगो, प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस, एंड ढाका ब्रांच इट वाज लेड बाय पुलिन दास। तो अनुशीलन समिति वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन कलकत्ता। सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, गुप्त क्रांतिकारी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रही थी। मॉडस ऑपरेंडी क्या था, ये करती क्या थी? इट
engaged in स्वदेशी डकैतीज। अब अगर मूवमेंट चलानी है तो पैसों की ज़रूरत है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये कहते हैं कि सरकारी खजाना हम लूट लेते हैं, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी के ऊपर डकैती कर दी, इधर से उधर पैसा जा रहा है उसे लूट लिया, इस तरह से। तो स्वदेशी डकैतीज में इंडल्ज करती, जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, आप लाइक भगत सिंह वाले पीरियड में, चंद्रशेखर आज़ाद वाले लेटर पीरियड में आप उसके साथ एसोसिएटेड हैं। उनका भी पर्पस यही था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए पैसा चाहिए, वो हम सरकारी पैसा लूट लेंगे। देन असैसिनेशन ऑफ ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स एंड इन्फॉर्मर्स, कि अगर किसी ने हमारे में से ही किसी ने लाइक सरकार को इन्फॉर्म कर दिया तो उसको भी असैसिनेट कर देंगे। बॉम्ब मेकिंग एंड आर्म्स स्मगलिंग, की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बिना हथियारों के तो चल नहीं सकती है, तो हथियार कैसे आएंगे? या तो स्मगल किए जा सकते हैं या खुद मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज में भी एंगेज कर रहे हैं। देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोपेगेंडा बाय ट्रायल। ये क्या है? ये कहते हैं कि अगर हम अरेस्ट भी हो गए तो हम कोर्ट केस का इस्तेमाल करेंगे अपने आइडियाज को पॉपुलराइज करने के लिए। अब खुदीराम बोस जैसे फॉर एग्जांपल के अपने असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ही वाज अरेस्टेड, उनके ऊपर केस चला। नाउ केस वाज रिपोर्टेड, पब्लिक केस होता था, केस वाज रिपोर्टेड इन द प्रेस। तो प्रेस में जो वो अपने व्यूज थे वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रेस उन्हीं व्यूज को पब्लिश कर रही है, तो उससे भी वो अपने आइडियाज को पॉपुलराइज करना चाहते थे। प्रोपेगेंडा बाय ट्रायल। हेमचंद्र कानूगो, अब बॉम्ब मेकिंग के केस में ये स्टेटमेंट है, हेमचंद्र कानूगो वाज सेंट टू पेरिस। अब मान लो आपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको लग रहा है कि आपको बम बनाना आना चाहिए, लेकिन लाइक वो कहाँ से सीखोगे आप? उस टाइम में, वी आर टॉकिंग ऑफ 1905 1906 वाले टाइम फ्रेम में। तो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति ही वाज सेंट टू पेरिस कि तू बॉम्ब बनाने की टेक्निक सीख के आ, इंडिया में हम बॉम्ब बनाएंगे एंड फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को उड़ाएंगे। हेमचंद्र कानूगो वाज सेंट टू पेरिस टू लर्न द आर्ट ऑफ बॉम्ब मेकिंग, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? वापिस आए, सीख के आए, एंड इन्होंने बृंद्र कुमार घोष के फार्म हाउस में, मानिकटला में बृंद्र कुमार घोष का फार्म हाउस था, वहां उन्होंने बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री लगा दी। अब बॉम्ब बनाना आ गया, हमें क्या करें? बंदा टारगेट आइडेंटिफाई करें एंड एक टीम बनाए जो उस टारगेट को एलिमिनेट करेगी। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्लो चाकी, they were identified, they were chosen to assassinate प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। तो अब ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, कंटेक्चुअलाइज करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, किसको असैसिनेट करना था? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को। अभी उसके ऊपर नजर रखते हैं, देखते हैं कब आता है, कब जाता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। एंड वन डे दे डिसाइड टू थ्रो बॉम्ब एट हिज बग्गी, हिज कैरियज पे, उसकी कैरियज पे बॉम्ब फेंकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बग्गी में जज साहब खुद नहीं जा रहे थे, 2 इंग्लिश विमेन जा रही थी, 2 ब्रिटिश लेडीज जा रही थी, एंड उनकी लाइक डेथ हो जाती है इस केस में। प्रफुल्ल चाकी तो अपने आप को लाइक ही कमिट सुसाइड टू एवेड अरेस्ट, कि मेरे को कोई अरेस्ट ना कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब केस की इन्वेस्टिगेशन होती है इसी केस की, तो लाइक पुलिस अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करती है, तो पाया जाता है कि खुदीराम बोस का लिंक है बृंद्र कुमार घोष के साथ, औरबिंदो घोष के साथ, अनुशीलन समिति के साथ। खुदीराम बोस के पास बम कहाँ से आया? इनके पास एक बम मेकिंग फैक्ट्री है। तो पुलिस को सारी लाइक जानकारी मिल गई, कुछ इन्फॉर्मर्स वगैरह थे, कुछ स्पाइज वगैरह थे। तो इस पूरे केस को बोला गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, इट वॉज पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरबिंदो घोष, बृंद्र कुमार घोष, ऑल ऑफ देम वर इन्वॉल्व्ड। अब इसी केस में बृंद्र कुमार घोष को तो हो जाती है 20 साल की सजा। ऑफ कोर्स खुदीराम बोस वाज हैंग्ड, कि उनको तो फांसी की सजा ही हो जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली औरबिंदो घोष को कोई सजा नहीं होती, इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसका एक कारण ये भी होता है कि जो इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का विटनेस होता है, उस विटनेस को ही लाइक मार दिया जाता है जेल में। तो and his defense also, his legal case was also strong. His defense was presented by सिया दास। लेटर स्वराज पार्टी में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सिया दास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वॉज अ वेरी यंग एंड लीडिंग बैरिस्टर लॉयर ऑफ कैलकाटा। तो इनका केस सिया दास ने लड़ा था एंड ही वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट। अब इसके बाद हुआ क्या? बृंद्र कुमार घोष तो बरी होने के बाद भी ही रिटायर्स फ्रॉम द एक्टिव
अरबिंदो घोष बरी होने के बाद भी ही रिटायर्स फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। तो अब अनुशीलन समिति एंड उसकी क्रांतिकारी एक्टिविटीज का क्या? नाउ अनुशीलन समिति की लीडरशिप इट पास्ड ऑन टू जतेंद्र मुखर्जी, जिन्हें लाइक प्यार से टाइटल मिला बाघ जतिन का, टाइगर जतिन का। ही अज्यूम्ड द कंट्रोल ऑफ अनुशीलन समिति। उन्होंने पुराने वाला ट्रेंड कंटिन्यू किया, असैसिनेशन करने का, स्वदेशी डकैतीज करने का। एक इन्होंने चेंज किया अनुशीलन समिति की ऑर्गेनाइजेशन को, डिसेंट्रलाइज सा कंट्रोल बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 सेंट्रलाइज्ड सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे तो एक बंदा पकड़ा गया तो पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड नेचर की एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बना दी, लाइक अनुशीलन समिति को ही। काफ़ी सारी वो एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेवोल्यूशनरी से कंटेक्ट करते हैं एंड उन्हें इनकरेज करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। लेकिन ही इज़ मोर नोन फॉर हिज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी लेट्स मूव टू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन पंजाब। पंजाब में सबसे जो क्रांतिकारी लीडर थे वो थे सरदार अजीत सिंह। इनके बारे में हमने पढ़ा है कि ही वॉज अदरवाइज ही वॉज अ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन द इनिशियल फेज। तो ही वॉज द लीडर ऑफ पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। इट वॉज अ रेडिकल पेजेंट मूवमेंट। ब्रिटिश क्या कर रही थी, पेजेंट्स को ओनरशिप ऑफ लैंड देने की बजाय उन्हें शेयर क्रॉपर्स बना रही थी। उसकी वजह से पेजेंट प्रॉब्लम्स की वजह से, एग्रेरियन प्रॉब्लम्स की वजह से पंजाब में एक रेडिकल पेजेंट मूवमेंट चल रही थी, पगड़ी संभाल जट्टा। अब ये जैसे सॉन्ग भी है, आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा वॉज रिटन बाय बांके दयाल। सरदार अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा थे। ही वॉज द लीडर ऑफ दिस पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। अब जब गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया, ही वाज आल्सो अरेस्टेड एंड इवेंचुअली ही बिकेम अ रेवोल्यूशनरी। फ्रॉम पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट ही बिकेम अ रेवोल्यूशनरी, कुछ अरविंदो घोष, वीरेंद्र कुमार घोष की तरह ही। ही फाउंडेड अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज भारत माता सोसाइटी। भारत माता जर्नल भी था इनका एंड भारत माता इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, भारत माता सोसाइटी। In 1907 he was jailed to मंडले बर्मा। तिलक को भी मंडले जेल बर्मा में रखा गया था, सरदार अजीत सिंह को भी। आफ्टर हिज रिलीज ही हैड एन इंटरनेशनल टूर। कुछ टाइम के लिए वो ईरान में सेटल हो गए, देन टर्की भी जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जाते हैं एंड इंडियन फ्रीडम का आइडिया प्रोपोगेट करते हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई कि बंगाल वाला जो अनुशीलन समिति थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनुशीलन समिति वाज लेड बाय जतेंद्र मुखर्जी, बाघ जतिन। अब बाघ जतिन अपने एक एसोसिएट को बोलते हैं राश बिहारी बोस को कि तू पंजाब वाले रेवोल्यूशनरीज के साथ, यूपी में रेवोल्यूशनरीज के साथ कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश कर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये कॉन्स्पिरेसी रचते हैं राश बिहारी बोस पंजाब एंड यूपी वाले रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलके। ये कहते हैं, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। हमने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आया, बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी ज्यादा एक्टिव हो गई। तो ब्रिटिश इस चीज को कैंसल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए अल्टीमेटली क्या करते हैं, बंगाल प्रोविंस को रीयूनाइट कर देते हैं। The partition of Bengal was annulled. Partition of Bengal was cancelled. कब? 1911 में। याद रखेंगे आप, 1911 में partition of Bengal was annulled. Who was viceroy at that point of time? Lord Hardinge. And it was presented as a coronation boon from the new British monarch. तो 1911 में इवन तो पार्टीशन वॉज अनल्ड, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। कहते हैं कि हमने कलकत्ता को कैपिटल ऑफ इंडिया ही नहीं बनाना, वी विल शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म फैल चुका है, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है इन एक्टिविटीज़ के ऊपर। लेट अस मूव द पावर सेंटर टू सम अदर प्लेस एंड दिल्ली वॉज सेलेक्टेड एज दैट न्यू पावर सेंटर एंड इन 1911 New Delhi became the capital of British Raj. अब after the transfer was announced and it was complete, Viceroy अपना काफिला लेके आते हैं दिल्ली में। On the ceremonial entry into Delhi, अब ये क्रांतिकारी क्या करते हैं, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे।
राश बिहारी बोस द्वारा जो क्रांतिकारी होते हैं द्वारा लीड किए गए जो क्रांतिकारी होते हैं वो वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब थ्रो करते हैं। नो लेस अ पर्सन एज देन वाइसरॉय, उसके ऊपर ही बॉम्ब थ्रो करते हैं। इवन दो वाइसरॉय को कुछ हुआ नहीं, थोड़ी बहुत चोट लगी एंड ही रिकवर्ड, बट अब सरकार सक्रिय हो गई। सरकार ने सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की इन रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो, एंड राश बिहारी बोस अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब नाउ वी विल कवर दोज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो बाहर से ऑर्गेनाइज की जा रही थी, सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएसए में एंड इंग्लैंड में एंड फ्रांस में कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंग्लैंड, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रोल श्यामजी कृष्ण वर्मा का। इन 1905 ये इंडिया हाउस बनाते हैं लंदन में। अब एलिजिडली कहने को तो इंडिया हाउस वाज अ हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कि इतने सारे बच्चे इंडिया से इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके लिए मैंने एक हॉस्टल बनाया है। एक्चुअली इनका आइडिया क्या होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को मैं एक साथ रखूंगा, उनमें जो थोड़े से रेडिकल विचारों के लोग होंगे उन्हें मैं ट्रेन करूंगा टू बिकम रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया। तो ही स्टार्टेड अ जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट टू प्रोपगेट हिज आइडियाज। तो इंडिया हाउस बनाते हैं एंड जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हैं, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अब ये काफी पॉपुलर था इंडिया हाउस एंड काफी रेवोल्यूशनरीज इसके साथ एसोसिएटेड थे। जैसे वीडी सावरकर की हमने पहले बात की, वीडी सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल जो आगे जाके गदर पार्टी बनाएंगे, मदन लाल ढींगरा, कब्जन विली को जिसने मारा था, they were all were associated with India House। मैडम भीकाजी कामा के बारे में देख लेते हैं। शी वॉज अ पेरिस बेस्ड पारसी वुमेन, पारसी वुमेन थे, शी वॉज बेस्ड इन पेरिस। वहाँ उनका शी हैड हर ओन जर्नल जिसका नाम था तलवार, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इस जर्नल में जब कब्जन विली को असैसिनेट किया मदन लाल ढींगरा ने, अपने जर्नल तलवार में मैडम भीकाजी कामा ने उसका डिफेंस पेश किया। तो इनका जर्नल तलवार इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मैडम कामा का। 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, सेकेंड इंटरनेशनल का सेशन होता है स्टुटगार्ट जर्मनी में। 1907 इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, इसे सेकेंड इंटरनेशनल भी बोलते हैं, उसका सेशन स्टुटगार्ट जर्मनी में। यहाँ पहली बार एक इंटरनेशनल फोरम में मैडम भीकाजी कामा प्रेजेंट्स द डिमांड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, फॉर इंडियन फ्रीडम। बना तो कुछ नहीं, सोशलिज्म के कंटेक्स्ट में ये मीटिंग थी, ब्रिटिश को क्या ही फर्क पड़ता है उससे, लेकिन आप एक्टिविटीज में, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में ये याद रखेंगे। देन चलता रहा। 1912 में हमने लॉर्ड हार्डिंग वाला इंसिडेंट किया है जब बम गिराया था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑन वन हैंड, एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ऑन वन हैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ऑन दी अदर हैंड, इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो इंडियन रेवोल्यूशनरीज को लगा, पर्टिकुलरली इंडिया वाले रेवोल्यूशनरीज भी हैं जो बाहर थे, अब्रॉड थे रेवोल्यूशनरीज, उनको लगा कि हम ब्रिटिश मूवमेंट की वीकनेस, ब्रिटिश एम्पायर की वीक मूवमेंट का फायदा उठा के इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकते हैं। तो उन्होंने प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए, बड़ी बड़ी स्कीम्स बनानी स्टार्ट कर दी कि हम जर्मनी की मदद से ब्रिटिश रूल को ओवरटर्न कर देंगे, हम टर्की की मदद से ब्रिटिश रूल को ओवरटर्न कर देंगे। इस तरह के प्लान्स बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन अब देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर वॉर चल रही है तो सरकार के पास भी तो इमरजेंसी पावर्स हैं। तुम सरकार की वीक मोमेंट का फायदा उठाना चाहते हो, सरकार के पास इमरजेंसी पावर्स है, वो एक्सक्यूज ले सकती है कि वॉर चल रही है, तुम्हें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज करना है। तो सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया। देखते हैं लेकिन प्लान्स किस तरह के प्लान्स बने, क्या इन्होंने स्कीम्स बनाई। ग्रैंडियोस प्लान्स टू ओवरटर्न द ब्रिटिश रूल यूजिंग द फॉरेन हेल्प। अब यहाँ पर अगेन अनुशीलन समिति एक्टिव होती है। बाघ जतिन वॉज द लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति। राश बिहारी बोस उनके ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट होते हैं। बाघ जतिन ही हैचेस अ कॉन्स्पिरेसी यूजिंग द जर्मन हेल्प। ये जर्मनी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जर्मनी के साथ ये प्लान बनाते हैं कि जर्मनी बस हमें हथियार सप्लाई कर दे। उड़ीसा कोस्ट पे प्लान बनता है कि कहीं जर्मनी
आर्म्स को ड्रॉप कर देगा एंड उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके बाघ जतिन इंडियन रेवोल्यूशनरीज को एक्टिवेट कर देगा इन द आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इन्होंने एक्सपेक्ट किया, इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स के साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर ऐसी कोई हम ऑल इंडिया रेवोल्यूशन करें तो क्या आप लोग हमारी हेल्प करोगे, क्या आप भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दोगे कि नहीं, बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया के लोग भी जो रेडिकल पेजेंट्स वगैरह हैं वो भी इनकी इस ऑल इंडिया अपराइजिंग में इनको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ग्रैंडियोस सी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रच ली कि जर्मनी हथियार सप्लाई करेगा, इंडियन रेवोल्यूशनरीज रिवोल्ट करेंगे, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी हमारा साथ देगी एंड इंडिया के लोग भी, रेडिकल पेजेंट्स भी हमारा साथ देंगे। अब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल हो, इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए एंड बहुत सीक्रेसी भी चाहिए। एंड आपको इंडिया में पता ही है कि प्लान्स कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ करके लीक हो जाते हैं, तो वही इनके साथ हुआ। पहले देखते हैं। नाउ in this effort they were also supported by the Ghadarites। USA में लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी बनाई थी। गदर पार्टी was supposed to support this movement। तो करतार सिंह सराभा इंडिया आते हैं एंड वो बाघ जतिन को प्रॉमिस करते हैं, राश बिहारी बोस को प्रॉमिस करते हैं कि 20,000 गदराइट्स और इंडिया आएंगे और वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे, उन्हें हथियार चाहिए। तो करतार सिंह सराभा का आप नाम याद रखेंगे यहाँ इस कॉन्स्पिरेसी में। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ बाघ जतिन। राश बिहारी बोस वॉज टू लीड द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया। बंगाल में बाघ जतिन देख रहे हैं, पंजाब में करतार सिंह सराभा देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया यूपी वाले एरिया में राश बिहारी बोस देख रहे हैं। 21 फरवरी 1915 was decided as the day of revolt कि इस दिन हम क्रांतिकारी एक ऑल इंडिया रेवोल्यूशन कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ब्रिटिश के पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन थी, उनके इन्फॉर्मर्स थे, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था, तो दे वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट। राश बिहारी बोस एस्केप्ड टू जापान। वो तो अपनी जान बचा के भाग जाते हैं कि आगे जाके मैं कुछ इंटरनेशनली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करता रहूंगा। एंड इट वाज ही हु प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन फॉर्मिंग इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि इवेंचुअली सुभाष चंद्र बोस जिसे टेक ओवर करते हैं। तो राश बिहारी बोस कंटिन्यू करते हैं अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, लेकिन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ऑन दी अदर हैंड बाघ जतिन एंड करतार सिंह सराभा दे वर अरेस्टेड एंड दे वर ऑफ कोर्स दे वर हैंग्ड। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही, ये 21 फरवरी 1915 में ये वाला इंसिडेंट था जब ऑल इंडिया रिवोल्ट करनी थी हमें। दिसंबर 1915 में एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या होता है, काबुल में अफगानिस्तान में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल। इट वाज लेड बाय, अब बंदों के नाम आप याद रखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलवी बरकतुल्ला। ये कहते हैं कि जब ब्रिटिश रूल जाएगा सो जाएगा, हम एक सरकार बना रहे हैं जो इंडियन ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है। तो महेंद्र प्रताप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एग्जाइल्ड गवर्नमेंट एंड मौलवी बरकतुल्ला वाज पीएम। ऑफ कोर्स अगर अफगानिस्तान में बनी है, इनका पर्पस क्या था, बनाई कैसे, पहले तो वही वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटिश के अपोजिंग पार्टी थी, जर्मनी, टर्की, उनकी मदद से इन्होंने, सेंट्रल पावर्स की मदद से इन्होंने सरकार बनाई। इसका पर्पस था कि हम अफगानिस्तान एंड रशिया की हेल्प लेके ब्रिटिश अंपायर को थ्रेटन कर देंगे। होना क्या था कि ब्रिटिश क्या मिलिट्री प्रेशर, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर हमें पता है कि इट वाज वन बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का मिलिट्री प्रेशर एंड ब्रिटिश का डिप्लोमेटिक प्रेशर, दोनों की वजह से इट वाज लाइक अफगानिस्तान वाज फोर्स्ड टू डिस्पर्स दिस गवर्नमेंट। तो 1919 में इसका डिस्पर्सल हो गया। तो हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रैंड स्कीम्स बन रही हैं टू ओवरटर्न द ब्रिटिश रूल, लेकिन ये कोई भी स्कीम इनमें से सक्सेसफुल नहीं हुई। उसका कारण ये था कि जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश के पास वॉर टाइम एमरजेंसी पावर्स थी। इन्हीं एमरजेंसी पावर्स में एक और जो फॉर्मल इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, दैट वाज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एमरजेंसी पावर्स थी, इसने
ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ खोल दिया, कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, समरी ट्रायल होगा, बस उठा के ले जाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कर देंगे, काले पानी की सजा दे देंगे। तो इसलिए इस एक्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर वन में वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, वो सारी एक्टिविटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दी। So that completes our topic, the first phase of revolutionary activities. वर्ल्ड वॉर वन में जब ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सप्रेशन हो गया, तो 1915 के टाइम पे ही दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। एक तो 1915 में महात्मा गांधी वापस आते हैं, दूसरा 1914 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1914, तिलक वाज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम द मंडले जेल। तो ये लीडर्स गांधी जी एंड तिलक, ये दोनों हमारी फ्रीडम मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल शेप देने का काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वी शुड मूव बैक टू द पाथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो वो किस तरह से हुआ, ये हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल एज फार एज द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इज कंसर्न्ड। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।